Hello friends, welcome back again on my YouTube channel, that is Homeopathy Medicos, and myself is Subrat Dubey, currently pursuing homeopathy from the Government National Homeopathic Medical College, Lucknow. तो देखिए, in this video we will discuss about fever as written the state of body temperature above 39 या 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है हमें पता है, 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस का होता है ना। 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग यू डैट बिफोर वॉचिंग और अंडरस्टैंडिंग द फीवर you should watch my previous video on the thermoregulation mechanism of the body, है ना। उसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कितने तरीके के होते हैं, है ना, और कैसे हमारा थर्मोरेगुलेशन जो है हमारा होता है बॉडी में। ठीक है, उसके मैंने बेसिक प्रिंसिपल बताया कि कैसे हमारा थर्मोरेगुलेशन हमारा अचीव होता है बॉडी में। जब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब हमारा टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है, तो हमारा जो बॉडी का जो मेन टेम्परेचर है, जो कि जिसको कहते हैं कोर टेम्परेचर, है ना, उसमें हमारे कैसे कॉन्स्टेंसी ये बनी रहती है। 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे टेम्परेचर की कॉन्स्टेंसी बनी रहती है। तो बेसिकली देखिए, हम जब फीवर की हम बात करेंगे और यहाँ पे जब हम बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम कोर बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, कोर बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो देखिए, जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमें पता है कि जो इंटरनल हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट टेम्परेचर होता है, जहाँ पे हमारी जो मेनली जो ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी की होती हैं, जहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस, है ना, बॉडी की जो लाइफ सपोर्टिंग बोल सकते हैं, लाइफ सपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है, केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी होती हैं, उस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर, है ना। और दूसरा टेम्परेचर जो हमारा होता है वो स्किन टेम्परेचर होता है, क्यूटेनियस टेम्परेचर, जो कि हमारा चेंज होता रहता है क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो देखिए, हम इसमें बात करेंगे अपने कोर बॉडी टेम्परेचर में, जो कि हमारे एक्चुअल मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, मैं कुछ बेसिक या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। देखिए, जो मेन थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी है वो कौन है, हमारा हाइपोथैलेमस है ना, हमें सबको पता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, हमारे इसमें थर्मोस्टेट पॉइंट ये इंड्यूस करवाता है। थर्मोस्टेट पॉइंट जिसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स होता है क्योंकि ये स्टैट है ना। ये होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये थर्मोस्टेट पॉइंट होता है। और ये जो थर्मोस्टेट पॉइंट है यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर बॉडी टेम्परेचर, जहाँ पे हमारा एक्चुअल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी होती हैं। ठीक है, तो थर्मोस्टेट पॉइंट जो है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कोर बॉडी टेम्परेचर का, और जिसकी रेंज हमारी होती है 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आपको पता है कि कोर बॉडी और हमारे स्किन का जो टेम्परेचर है वो किसके थ्रू हमारा कंटेक्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो स्किन में जब हमारा चेंज आएगा तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत माइनर ही चेंज सही, मगर चेंज आएगा ही हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोर बॉडी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वो 1 डिग्री सेल्सियस का हमारा चेंज होगा, है ना, अंडर द एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल लिमिट, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो देखिए, दूसरा पॉइंट हम इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, थर्मोस्टेट पॉइंट के, है ना, थर्मोस्टेट पॉइंट के। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर अगर ये बढ़ेगा, सॉरी, थर्मोस्टेट पॉइंट अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको, है ना, थर्मोस्टेट पॉइंट क्या होता है और कोर बॉडी टेम्परेचर हमारा कैसे अचीव होता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं फीवर के बारे में। तो देखिए, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो हमारा चेंज होता है वो दो तरीके से हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि बाय चेंजिंग द थर्मोस्टेट पॉइंट, ओके, और दूसरा विदाउट चेंजिंग थर्मो
थर्मोस्टेट पॉइंट, ओके, बाय चेंजिंग थर्मोस्टेट पॉइंट एंड विदाउट चेंजिंग थर्मोस्टेट पॉइंट। तो इसमें जो है हमारा, इसकी कंडीशन हमारी कहती है फीवर या फिर हाइपर पायरेक्सिया, या फिर हम बोल सकते हैं पायरेक्सिया, सिंपल बोले पायरेक्सिया, है ना, फीवर और पायरेक्सिया। अगर ज़्यादा हमारा फीवर तो उसको बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है। और जो इसमें जो हमारी कंडीशन होती है जिसमें थर्मोस्टेट पॉइंट हमारा फिक्स रहता है, इसमें हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया, ठीक है। तो ये हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया जो होती है ये हमारा होता है विदाउट चेंजिंग थर्मोस्टेट पॉइंट, है ना, इसमें नहीं चेंज होता है और इसमें हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो आप जैसे देखो कि हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया में हमारा होता क्या है कि इसको ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, मैं इसका यहाँ पे बता दे रहा हूँ। होता क्या है कि इसमें जो हमारा जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी का होता है वो ओवरकम जब नहीं हो पाता हमारे, जब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो फ्लक्चुएशन है ना, वो इतना हाइपर हो जाए, इतना हॉट हो जाए कि हमारे जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो ओवरकम ना कर पाए हाई टेम्परेचर को, ठीक है। तो हमारी जो है हीट फाइनली कोर बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर देती है, तो उस तरह की कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथर्मिया। उसी के कॉन्ट्रास्ट अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है हमारा खूब कम हो जाए, है ना, एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाए, तो हमारा जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो अगेन उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाता, तो उस चीज़ तो फाइनली क्या होता है, उसका रिजल्ट हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये हमारे दो तरह की हमारे पॉसिबल हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है कैसे चेंज होता है, विदाउट चेंजिंग थर्मोस्टेट एंड विद चेंजिंग थर्मोस्टेट। तो जो फीवर है एज आई मेंशन कि बाय चेंजिंग थर्मोस्टेट पॉइंट। तो आइए अब हम उसको देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए फीवर को समझने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर वर्सेस टाइम का मैंने ग्राफ बना रखा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फीवर का हमारा ऑनसेट और ऑफसेट कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए हमारी पता है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा किस रेंज में होता है, 37 टू 36 डिग्री सेल्सियस के रेंज में, ठीक है। तो लेट अस थिंक टाइम के साथ हमारा जो बॉडी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, थर्मोस्टेट पॉइंट जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब हमारा फीवर कॉजिंग एजेंट जब आता है, देखिए थर्मोस्टेट पॉइंट हमारे टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है, वो भी उसका टेम्परेचर भी यही होगा, ठीक ठीक है। तो टाइम जब हमारा फीवर कॉजिंग एजेंट जब हमारा आया, ठीक है, तो इसने क्या किया, फीवर को इंड्यूस करा दिया, ठीक है। तो फिर जब तक वो हमारा फीवर कॉजिंग एजेंट जब तक रहेगा तब तक बॉडी का टेम्परेचर वो है एलिवेटेडली हमारा हाई रहेगा। उसके बाद जैसे हमारा फीवर कॉजिंग एजेंट हमारा चला गया, उसका इफेक्ट चला गया, तो अगेन थर्मोस्टेट पॉइंट जो है एब्रप्टली हमारा, है ना, सडनली हमारा ड्रॉप होगा और नेक्स्ट लेवल तक अपने चलता रहेगा टाइम के साथ, है ना, जब तक हमारा अगेन हमारा फीवर कॉजिंग एजेंट का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा फीवर हमारा अचीव हुआ तो बॉडी कोर टेम्परेचर जो है वो सडनली या एब्रप्टली, है ना, नहीं चेंज होती। आपको पता है कि बॉडी में मैनिफेस्टेशन होता है ना, चिलनेस होती है और हमारा स्वेटिंग होती है, एक्सेट्रा हमारा होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर वो हमारा बढ़ता है, ठीक है। और जैसे ही वो थर्मोस्टेट पॉइंट को हमारा अचीव कर लेगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर जैसे ही हमारा जो है थर्मोस्टेट पॉइंट हमारा डिक्रीज होगा तो बॉडी का अगेन ग्रेजुअली वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ उसको फॉलो करने लगेगा। तो ये हमारा जो होता है फीवर का टाइम के साथ हमारा कुछ रिलेशन होता है ना, बॉडी का कोर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और थर्मोस्टेट पॉइंट का कैसे वेरिएशन होता है टाइम के साथ। तो देखिए हमने, आप इसमें देख रहे हो दो पॉइंट बने हैं, एक पॉइंट ये जिसको हम बोलेंगे ए और दूसरा पॉइंट हमारा ये बी, ठीक है। तो जो हमारा ए पॉइंट जो है ये, है ना, ये फीवर इंड्यूसिंग कंडीशन है, फीवर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या है, फीवर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा फीवर कॉजिंग एजेंट हमारा जब बॉडी में आया, है ना, तो इसने फीवर को थर्मोस्टेट पॉइंट को एलिवेट कर दिया, और अगेन बॉडी जो है थर्मोस्टेट पॉइंट को हमेशा फॉलो करती है, तो उसने फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे फीवर कॉजिंग एजेंट कैसे हो सकते हैं, इसको आइए देखते हैं। देखिए फीवर कॉजिंग एजेंट हमारे जैसे हो गए कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, या फिर हमारे ड्रग रिएक्शन, है ना, या फिर अगेन हमारा प्रोटोजोआन, या हमारे सर्जरी के टाइम पे हमारा टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल कंडीशन जो है हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर के साथ हमारा पोस्ट सर्जिकल कंडीशन हमारी होती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और ड्रग और प्रोटोजोआन कंडीशन जो है ये सब हमारे
फीवर कॉसिंग एजेंट होते हैं जो जिनको हम अंदर नेम से कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे फीवर कॉसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पायरोजेंस फीवर कॉसिंग एजेंट। ओके, तो देखिए हमारा होगा क्या कि जैसे हमारा पायरोजेंस यानी कि ये सब हमारे आए तो इनमें क्या होता है कि इनका इंटरेक्शन हमारे बॉडी के WBC के साथ होता है और इम्यून सिस्टम हमारा जो है एक्टिवेट हो जाता है। ओके, ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा इम्यून सिस्टम। तो इसका हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा जब इन दोनों का जब कंबाइन इफेक्ट आता है, जब यानी कि जब ये हमारा WBC के साथ हमारा इसका इंटरेक्शन होता है तो क्या करते हैं कि इंटरल्यूकिन्स या सॉरी साइटोकाइंस, हमारी WBC जो है वो साइटोकाइंस बनाती हैं। साइटोकाइंस हमारे नंबर ऑफ तरीके के होते हैं, उनमें से जो इंटरल्यूकिन होता है दैट इज IL-1, इंटरल्यूकिन 1, ये क्या करता है, अगेन ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन। ठीक है, इंटरल्यूकिन ये क्या करता है जब हमारे ब्लड में जब जाता है, ब्लड के थ्रू हमारे CNS या आप बोल सकते हो कि हाइपोथैलेमस में, तो ये क्या करता है कि प्रोस्टोग्लैंडिन E2 का हमारा ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये एलिवेट द थर्मोस्टैट पॉइंट को ये हमारा एलिवेट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा कि जो जो बेसिक जो हमारे पायरोजेंस कौन कौन से हुए, एक हमारा पायरोजेंस ये हुआ फर्स्ट, सेकंड है ना, और ये थर्ड। तो ये सब बेसिकली हमारे पायरोजेंस है, फीवर कॉसिंग एजेंट है ना। जो फाइनली जो हमारा क्या करता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस में जिसका इंटरेक्शन होता है जिस पायरोजेंस का, वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ना। तो ये हमारा बेसिकली होता है कि कैसे फीवर हमारा डेवलप होता है ना। इंटरल्यूकिन जो साइटोकाइन्स हमारा डेवलप सिंथेसाइज करता है WBC जो कि हमारा इम्यून बूस्टर है ना, और हमारे हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और उसी में से हमारे इंटरल्यूकिन का सिंथेसिस होता है। ये इंटरल्यूकिन ब्लड के थ्रू हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सिंथेसाइज करता है हाइपोथैलेमस में, और जहाँ फाइनली ये थर्मोस्टेट पॉइंट को हमारा एलिवेट कर देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब आइए देखते हैं कि बॉडी को आप देख रहे हो कि बॉडी टेम्परेचर गेन भी कर रही है और फॉल भी कर रही है। ठीक है, तो जब हमारा जब बॉडी जब टेम्परेचर गेन करती है, यानी कि पॉइंट A को हम बोलेंगे कि चिल्स और रिगॉर। देखिए, चिल मतलब चिल कर रही है बॉडी, मतलब चिलनेस हो रही है बॉडी में, रिगॉर हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें मतलब क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट होता है ये क्या करता है, हमारा हीट गेन करवाता है बॉडी से। और आपको पता है कि देयर आर द वैराइटीज ऑफ वेज थ्रू विच बॉडी गेन द हीट, लाइक हमारे क्यूटेनियस वॉसो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना। क्यूटेनियस में जो क्यूटेनियस सर्कुलेशन होता है, जब उसमें वॉसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो हमारा हीट जो ब्लड जो हमारे स्किन के थ्रू जा नहीं पाता, तो वहाँ से हीट का लॉस नहीं होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो हीट जो हमारी ब्लड में रिटेन रहेगी। दूसरा तरीका क्या है हमारा, शिवरिंग है ना। शिवरिंग आपको पता है कि हमारा हीट हमारा सेंसाइज कर पाता है ना। जब आप मसल स्केलेटल मसल जब हमारी ऑसिलेटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे स्केलेटल मसल्स में, तो हीट जनरेट होती है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट करती है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्स में हमें पता है कि हम ऐसा मतलब अपना रिस्पॉन्स करते हैं जैसे कि हमें ठंडक लग रही हो है ना। तो ठंडक लगेगी तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम क्लोथिंग वार्म क्लोथ को हम प्रेफर करते हैं चिलनेस के टाइम पे। तभी आपको देखते हो कि जो फीवर के टाइम जब हमारा फीवर डेवलप होता है तो उसमें हम कांपते हैं, चिलनेस होती है। ठीक है, हमारा स्किन जो है वो हमारी रेडिश होने लगती है ना, ब्लूइश होने लगती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारा स्किन के थ्रू हमारे स्टॉप हो चुका है। ठंडक लगती है और हम वार्म क्लोथ को मतलब फुल आस्तीन की जो फुल क्लोथ है उनको पहनना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या करते हैं, हीट गेन करवाते हैं। तो हमारा ये हीट गेन पॉइंट हो गया, हीट गेन है ना। अब आइए देखते हैं, हीट गेन हो गया। ठीक है, बॉडी ने थर्मोस्टेट पॉइंट को अचीव कर लिया। अब यहाँ पे जो है नो इफेक्ट ऑफ कोल्ड एंड हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे बॉडी जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको ना ही तो कोल्ड महसूस होगा ना ही हमारे हॉट होगा, क्योंकि वो थर्मोस्टेट पॉइंट को अचीव कर चुका है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे पायरोजन का इफेक्ट हमारा खत्म हुआ, ठीक है,
जैसे यहाँ पे पाइरोजन का इफेक्ट हमारा खत्म हुआ इस पॉइंट पे, तो थर्मोस्टेट पॉइंट हमारा अगेन वापस आएगा अपने नॉर्मल लेवल पे, ठीक है। तो बॉडी उसको फॉलो करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी जो है टेम्परेचर क्या करेगी, लूज करेगी, यानी कि बॉडी हीट लॉस, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्राइसिस हम बोल सकते हैं, क्राइसिस। ये पॉइंट कौन सा है, बी हमारा क्राइसिस पॉइंट है। तो मतलब क्राइसिस मतलब टेम्परेचर का यहाँ पे क्राइसिस हो रहा है, मतलब टेम्परेचर हमारे यहाँ घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे घटेगा, हमें पता है कि टेम्परेचर को अब घटाना है ना। तो हम क्या करेंगे कि हीट लॉस को हमें प्रमोट करना है। तो ये कैसे होगा, हमारा क्यूटेनियस वैसो डायलेशन से। हमें पता है कि जब क्यूटेनियस वैसो डायलेशन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारे स्किन थ्रू जाएगी, वहाँ से उसका लॉस होगा, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि स्वेटिंग है ना, स्वेटिंग जो है हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वाटर का हमारा लॉस होगा, और वाटर लॉस कॉसेस इवापोरेशन, है ना, इवापोरेशन, जिसका हमारा कूलिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। और तीसरा गेन हमारा क्या निकल के आएगा, बिहेवियर रिस्पॉन्स। हम कैसे कर सकते हैं, बिहेवियर रिस्पॉन्स में हम क्या क्या शो करेंगे, जैसे हम कूलिंग हम प्रेफर करते हैं, कूलिंग लाइक, है ना, कूलिंग जो है जैसे कूलिंग, जैसे हम क्लोथ्स को अपने ऑफ कर देते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी स्वेटिंग होती है, मतलब हमें टेम्परेचर, अब हमें हीट को लॉस करवाना, तो हम वो सभी चीज़ हमें बॉडी में कुछ रिफ्लेक्सेस काम करते हैं और कुछ हम वॉलंटरी काम करते हैं। जैसे बिहेवियर रिस्पॉन्स में हम कूलिंग मतलब क्लोथ्स को हम लेस क्लोथ पहनेंगे, है ना, जो कॉटन के क्लोथ होते हैं वो पहनते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें हम पे होता है हमारे बॉडी में। तो आपने देखा कि कैसे हमारा फीवर को ऑनसेट होता है ना, बाय फॉर अचीविंग थर्मोस्टेट, एंड अगेन कैसे हमारा क्राइसिस होता है टेम्परेचर का, ठीक है। कुटेनियस वासोडाइलेशन, है ना, यहाँ पे आप देखते हो कि स्किन जो है हमारी रेडिश होने लगती है, क्योंकि हमारा ब्लड सप्लाई जो है स्किन के थ्रू वो बढ़ जाता है ना, फॉर द प्रमोटिंग हीट लॉस, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ द बॉडी जो है मैनिफेस्टेट करती है, जो पायरोजन का जो मैनिफेस्टेशन होता है विच इंक्रीज द थर्मोस्टेट पॉइंट। तो बॉडी पे इसका क्या मैनिफेस्टेशन होता है, किस तरह होता है, वो हम जानते हैं चिलनेस एंड क्राइसिस के थ्रू। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस, you can fill the assignment comment section. Thank you.